हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी के ऐसे फिक्स क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि 14 और 56 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। 14 और 56 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये कितने अनुपात होते हैं? ये हमारे पास 3 अनुपात होते हैं, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात। तो इनके तीनों के तीनों अनुपात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और बाद में इसका आंसर भी बताऊंगा भाई। ठीक है, तो अगर हमसे पूछता है कि प्रथम अनुपात क्या होगा, क्या पूछ रहा है? प्रथम अनुपात क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है? आपसे पूछता है कि द्वितीय अनुपात क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि आपसे द्वितीय अनुपात क्या होगा, तो वो भी आप लोगों को बताना है। और अगर पूछता है कि तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा, तो वो भी आप लोगों को बताना है भाई। ठीक है, तृतीय अनुपात भी बताना है। तो अगर पूछता है कि प्रथम अनुपात क्या है, क्या पूछता है प्रथम अनुपात क्या है, तो आप लोगों को लगाना है, क्या लगाना है? a बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी। और अगर दूसरा अनुपात पूछता है, सेकंड रेशियो पूछता है, तो आप लोगों को बताना है, क्या बताना है भाई? b बराबर अंडर रूट ए सी। क्या बताना है? b बराबर अंडर रूट ए सी। और अगर तृतीय अनुपात की बात करता है तो आप लोगों को बताना है कि c बराबर, क्या बताना है? c बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, बी स्क्वायर अपॉन सी। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है ये तीसरे अनुपात के बारे में पूछा है कि 14 और 56 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो आप सिंपल तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा भाई। तो क्या बताया था? 14 और 56 का तृतीय अनुपात। ठीक है, तो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये है, तो तृतीय अनुपात निकल कर आ जाओगे। तो c बराबर 56 का स्क्वायर कर दो, यानी 56 गुना 56 और बटे में कितना आ गया? 14। ठीक है, तो कटेगा ये, कितने से कटेगा? 14 चौका 56 और 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया हमारे पास? 6 चौक 24, 2 और 5 चौक 20 और 4 20 और 2 22, कितना बन गया? तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 224, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ भाई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एक कार शुरुआती 140 किलोमीटर की दूरी 10 घंटों में और अगले 260 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है? पूरी यात्रा में कार की औसत चाल पूछी है भाई का। तो देखो, औसत चाल का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि औसत चाल के लिए फॉर्मूला है, औसत चाल के लिए फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 140 किलोमीटर की दूरी, क्या पूछ रहा ना? एवरेज स्पीड पूछ रहा। तो एवरेज स्पीड के मतलब है कुल दूरी चाहिए। तो 140 किलोमीटर तो एक चला, प्लस उसके बाद कितना चला? 260 एक चला, यानी 260 किलोमीटर एक चला। ये तो कुल दूरी होगी। अब कुल समय, अब देखो 140 किलोमीटर 10 घंटे में वो करा उसने। ठीक है, मतलब 140 किलोमीटर 10 घंटों में तय करा, तो कितना टाइम लगाया? 10 घंटे। प्लस उसके बाद क्या करा है कि 260 किलोमीटर 15 घंटों में तय की, तो प्लस 15 आ गया भाई। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी है आपकी? ये 0 और ये तुम्हारा 3 और 1 4, बटे में कितना आ गया? 25, बटे में 25, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 और 16 पंजे 80, यानी 16 किलोमीटर, चल पूछ रहा ना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो दौड़ा, यानी एवरेज स्पीड कितनी आ गई इसकी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ गई भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ, फटाफट ऐसे करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ना, तो ये है आपका होमवर्क है भाई। क्या है? आपका होमवर्क है। तो मैं बोलकर बता दूं क्या है? 15 डिवाइड बाई 5 ऑफ 3 - 3 इंटू 4 प्लस 13 का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके पास सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। 0, ऑप्शन नंबर बी 2,
3 या फिर 10। तो इनमें से ऑप्शन आपका क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। केवल एक ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ भाई, तो क्वेश्चन जरूर करके देखना भाई, ठीक है। इससे पहले मैंने 7 क्वेश्चन और करा दिए हैं, वो जरूर जाकर वीडियो देख लेना, वो इसी वीडियो का पार्ट है भाई, ठीक है, वो इसी वीडियो का पार्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की ऊंचाई क्या है भाई, 56 सेंटीमीटर है, यानी h का मान कितना दे दिया इसने 56 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 56 सेंटीमीटर है। और संगत आधार की ऊंचाई, संगत आधार जो है इसका वो ऊंचाई का 1/4 है। आधार यानी बेस, आधार यानी बेस, तो वो ऊंचाई का क्या है, यानी h का 1/4 है। h का क्या है 1/4, तो बेस और हाइट कितनी है इसकी 56 गुना 1/4। इससे डिवाइड काट दूंगा तो कितना बचेगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, कितना 4 चौक 16 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर आ गया भाई, ठीक है। 14 चौक 56 हो ना, तो कितना 14 सेंटीमीटर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, बहुत ही आसान है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, सभी को फॉर्मूला पता है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्या है आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान 14 और ऊंचाई का मान 56, तो 2 सत्ते 14, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 6 सत्ते 42, 4 लगा और 7 पंजे 35 और 4 392, कितना आ गया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम से रिलेट करते हैं और एग्जाम के ही क्वेश्चन है भी, एसएससी के एग्जाम के ही क्वेश्चन है। और ये जरूरी नहीं कि एसएससी में देखने को मिलेंगे, आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एमटीएस या रेलवे जैसे एग्जाम में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सीएचएसएल की वैकेंसी भी आ गई है, वो भी आप लोग फिल कर लीजिए, उसके भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी के साथ साथ करवाता रहूँगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि ए, बी और सी एक कार्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है, यानी ए, बी और सी को एक कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है। यदि ए, बी और सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4, 3, 6 है, तो उनकी कुशलताओं का अनुपात कितना होगा। तो उनकी कुशलताओं का अनुपात कितना होगा सभी जानते हैं भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि ए, बी और सी को एक कार्य खत्म करने के लिए मतलब एक काम दिया जाता है, उसकी और उनकी समय का अनुपात कितना है भाई, समय का अनुपात ही हो रहा, समय का अनुपात कितना है 4:3:6, यानी 4:3:6। कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनो भाई, अब आप मेरी बात सुनिए, ठीक है भाई। तो इनमें इफिशिएंसी क्या निकालनी है, इफिशिएंसी निकालनी है ना, तो ये लो भाई इफिशिएंसी। देखो जिसकी भी इफिशिएंसी हम निकालते हैं, तो उसको क्या करो, अब उसी को ढक लो, बाकी 2 की गुना कर दो। जिसकी भी इफिशिएंसी हम निकाल लेंगे ना, उसी को ढक लो, बाकी 2 की गुना कर दो। तो आप एक ही निकाल रहे हैं ना, तो एक को ढक लो, कितना बचा 6 और 3 बचा, तीनों की गुना कर दो, 36 18। ऐसे बी की निकल लेंगे तो बी को ढक लो, कितना बचा 4 और 6, 6 चौक 24। सी की निकालेंगे, सी को ढक लिया, 4 तिया 12 भाई, 4 तिया 12। तो इनकी इफिशिएंसी का जो अनुपात आ जाएगा कितना आ जाएगा, याद आओगा आपका 36 18, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12। तो अनुपात कितना आ गया इफिशिएंसी का, इनका इफिशिएंसी का अनुपात आ गया भैया इनका 3:4:2, 3:4:2। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत बन रही है तो क्वेश्चन में मुझे बताते चलो, साथ के साथ ही मैं सॉर्ट आउट करता चलूँगा। छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से बन गया भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम से हैं, एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है, आप लोग इनको बनाने की कोशिश करना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। तो 20% का क्या मतलब हो गया, आप सभी जानते हैं
20% का मतलब हो गया 1/5। कितना हो गया? 1/5। अगर डिस्काउंट की बात हो रही है, बट्टे की बात हो रही है, तो हमेशा आप लोगों को नीचे जो मिलेगा वो मिलेगा MP यानी मार्क प्राइस मिलेगा, और ऊपर जो हमेशा मिलेगा वो आपको मिलेगा डिस्काउंट। और दोनों का जो अंतर होगा वो होगा हमेशा सेलिंग प्राइस। क्या होगा? सेलिंग प्राइस, यानी 4। कितना होगा? 4 होगा भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत। डिस्काउंट की अगर बात करता है तो नीचे होगा हमेशा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, ऊपर होगा डिस्काउंट यानी बट्टा यानी छूट, और जो दोनों का जो अंतर होगा वो होगा आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। उसके बाद कह रहा है कि और फिर भी वह मिलाकर 12% का लाभ अर्जित करता है। मतलब 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का वो लाभ अर्जित करता है। तो 12% का क्या मतलब हो गया भाई? 12% का मतलब हो गया 12/100। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 25 चौका 100। कितना आ गया? 3/25 आ गया। कितना आ गया? 3/25। प्रॉफिट की बात करेंगे या लॉस की बात करेंगे? प्रॉफिट की बात करो या फिर लॉस की बात करो, तो हमेशा जो नीचे मिलेगा वो हमेशा CP मिलेगा, ऊपर मिलेगा प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो उसमें क्या करा वो? उसमें करा लाभ, तो ये होगा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट यहाँ मिलेगा, अगर लॉस होगा तो यहाँ पे आपको लॉस मिलेगा। और इन दोनों, अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड करके लिखेंगे, और लॉस होगा तो इसमें घटा के लिखेंगे। तो ये प्रॉफिट हो रहा तो ऐड करके लिखो, तो ये होगा इन दोनों का जो ऐड होगा वो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब देखिए जरा, उसी वस्तु पे तो 20% की छूट दे रहा है, तब सेलिंग प्राइस 28 हो रहा है, और उसी वस्तु पे 12% का लाभ कमा रहा है, तब सेलिंग प्राइस 28 हो रहा है। तो दोनों में सेलिंग प्राइस तो इक्वल होना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? जब डिस्काउंट दे रहा तब भी, जब प्रॉफिट कमा रहा तब भी तो सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? जब इसमें 28 सेलिंग प्राइस हो रहा है तो इसमें 7 की गुना कर दूंगा, और जब मैंने यहाँ पे 7 की गुना करी तो ये कितना हो गया? 28 हो गया ना। ये कितना हो गया? ये 28 हो गया भाई। 7 की गुना करें तो 28 होगी। जब 7 की मैंने यहाँ गुना करी तो यहाँ भी तो मैं 7 की गुना करूँगा भाई, तो ये कितना हो गया? 35 हो जाएगा। तो यानी अब मैं कह सकता हूँ कि MP अगर मैं बात करूँ तो 7 पंजे 35 तो हमारा MP हो गया। और सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो सेलिंग प्राइस मेरा 28 हो गया। और अगर मैं CP की बात करूँ तो CP तो मेरा पहले से ही है कितना? 25 है। कितना है? 25 है। ध्यान से देखो, CP तो मेरा 25 है, सेलिंग प्राइस मेरा 28 है, और मार्क प्राइस कितना हो गया? 35 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, एक वस्तु का मार्क प्राइस तो 35 है, मार्क प्राइस तो 35 है, बिक वो 28 में रहा है, लेकिन मेरी खरीदारी कितने की है? 25 की है। तो अब क्या पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित, यानी क्रय मूल्य से इस पे उसने कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया? क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से अंकित मूल्य कितना % अधिक है? तो यार देख लो, दोनों का तो अंतर है वो यहाँ रखो, दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 35 में से 25 गए तो आपका 10 बचे, और बटे में हमेशा क्या होगा? CP। कितना होगा? CP बटे में 100। 25 चौका 100 और 10 चौक कितना आ गया? 40% अधिक अंकित किया है इसने भाई। कितना? 40% अधिक अंकित किया है। तो आपको ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या? ऑप्शन नंबर C जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये भी आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे भाई इसको। क्या कि 150 मीटर इंटू 25 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। बगीचे के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया जाना है, रास्ता बनाया जाना है। तो उस पथ का यानी उस रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ये एक बगीचा है, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बनाकर दिखा रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये बगीचा है और इसकी जो लेंथ है वो 150 बाई 150 मीटर इंटू कितने का है? 25 मीटर का है।
कितने का, 25 मीटर का है। तो भाई बगीचे का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल, यहाँ याद रखो कि बगीचे का जो क्षेत्रफल है, बगीचे का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, वो है आपका 150 इंटू 25, तो हो जाएगा आपका 0, 15 पंजे 75, 7 लगे 15 दूनी 30 और 7 37 मीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत। अभी क्या करा, 10 मीटर का 10 मीटर चौड़ा जो है वो रास्ता बना के देना है उसको, तो भैया 10 मीटर चौड़ा तो ऐसे ही होगा, चारों ओर बनाने के लिए कह रहा था वो, तो मैंने चारों ओर बना के दिखा दिया। तो अगर 10 मीटर मेरा ये है, 10 मीटर मेरा ये होगा, अगर 10 मीटर मेरा ये है तो 10 मीटर मेरा ये होगा भाई। कोई दिक्कत। तो 10 मीटर उधर को बढ़ा और 10 मीटर इधर को बढ़ा, 10 मीटर इधर को बढ़ा और 10 मीटर इधर को बढ़ा। कोई दिक्कत। तो नई जो लंबाई जो मेरी आ गई, नई लंबाई जो है बगीचे की वो कितनी आ गई, वो आ गई मेरी, ये लंबाई है ना, तो 10 तो इधर से बढ़ा और 10 ये वाला बढ़ा, तो 20 हो गया, यानी 150 प्लस 20 यानी 170 तो मेरी लंबाई आ गई। और नई चौड़ाई जो आ गई मेरी, नई चौड़ाई कितनी आ गई भाई, तो नई चौड़ाई आ गई 10 इधर से बढ़ा और 10 इधर से बढ़ा, तो यानी 25 प्लस 20 आ गया भाई। ठीक है, 25 और 20 कितना होता है, 45। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपके 170 गुना 45, 170 गुना 45, 17 पंजे 85, कितना हो जाएगा, 17 पंजे 0 तो आओगी, 17 पंजे 85, 5 8, 17 चौका 68, 68 और 2 70 और 6 76, 7650 बैठेगा भाई। कितना बैठा, 7650 ही बैठ रहा। अब ध्यान से देखो, इस पूरे का जो क्षेत्रफल बैठ रहा वो आपका 7650 बैठ रहा, इस अंदर वाले का जो क्षेत्रफल बैठ रहा वो आपका 3750 बैठ रहा। अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दूं तो बचा कुछ ये वाला एरिया तो बचेगा मेरे पास भाई, बचा कुछ यही वाला तो एरिया बचेगा। ये 10th क्लास का भी क्वेश्चन है भाई, ये अगर आपने 10th क्लास की होगी, वैसे तो की होगी 10th क्लास, अभी जब तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि अगर ये 10th क्लास का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाला ये माइनस कर दूं तो ये बीच का रास्ता ही तो बचेगा। तो मैं क्या करूँगा, क्या पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा ना, ये पथ का क्षेत्रफल, हाँ पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो मैं क्या करूँगा, 7650 में से 3750 में माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा पथ का क्षेत्रफल निकल के आ गया भाई। 0 0 और ये तुम्हारा 16 में से 7 गई, 16 में से 7 गई, तो कितने बचेंगे भाई, ये आपका 9, यानी 16 में से 7 गई आपके 9 बचेंगे। ठीक है, और ये आपका बचेगा 6 में से 3 गई, यानी 3900 मीटर स्क्वायर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है भाई, ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आसानी से बना लिया भाई, ये क्वेश्चन भी हमने आराम से बना लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या करा कि एक दुकानदार ने 1400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 28% के बट्टे पर बेची, पुस्तक का विक्रय मूल्य के। इससे आसान क्वेश्चन कुछ है नहीं, इससे आसान क्वेश्चन कुछ है नहीं। देखो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य इसका 1400 रुपये है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि 28% डिस्काउंट दे के बात कर रहा है ये, तो 28% कितना होता है, 28/100, तो 4 7 28 और 25 चौका 100, कितना आ गया, ये आ गया आपका 7/25 आ गया। कितना आ गया, 7/25 आ गया भाई आपका। ठीक है, तो हमेशा डिस्काउंट की बात करेगा तो नीचे वाला क्या होगा, हमेशा एमपी होगा, नीचे वाला क्या होगा, एमपी होगा। ऊपर अगर डिस्काउंट की बात करेगा तो ऊपर डिस्काउंट होगा, और दोनों का जो अंतर होगा वह क्या होगा, वो कितना होगा, 18 7 25, यानी 18 जो इसका सेलिंग प्राइस होगा। 18 क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा भाई, 18 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं कि 25 यानी एमपी इसने यहाँ 1400 दे रखा है, मेरे पास 25 आया, तो 25 की वैल्यू कितनी है, 25 की वैल्यू आ गई आपके सामने 1400। कितनी आ गई, 25 की वैल्यू 1400। यहाँ एक की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 1400 बटे कितना, 1400 बटे 25, 1400 बटे 25, 5 पंजे 25,
5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 280, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, कितना आ गया 56। एक की वैल्यू 56 आ गई तो मुझे 18 की वैल्यू चाहिए, तो 18 दोनों तरफ गुना कर दो, तो 56 गुना 18, तो ये आ जाओगा आपका कितना, ये आ जाओगा आपका 18 गुना 6 यानी 1008। कितना आ जाओगा भाई 1008 जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन मेरे पास थे जो कि एग्जाम में बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। आप लोग अगर CHSL और MTS का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको सफिशिएंट है, आपको रखे ही मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन सारे मिलते हैं, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं भाई इसके, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना। हर उस बच्चे तक कोशिश करना जो CHSL की या MTS या फिर CGL की तैयारी में लगा हुआ है भाई, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।